सच सबसे आगे। ये जो हमारे पीछे आप इमारत देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, और न्याय का सबसे बड़ा मंदिर जिसे कहते हैं वो है। और हर किसी इंसान को, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी ये उम्मीद होता है, ये विश्वास होता है, उसका अटूट रिश्ता होता है कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगी। और हर किसी को यही उम्मीद भी होती है और यही विश्वास भी होता है, चाहे समाज में कितना ही रसूख क्यों न रखता हो, या समाज में क्या छोटा क्या बड़ा, क्या आम क्या खास, सबको यही उम्मीद होती है कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। इसे न्याय का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है जब कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। और ये पहले सीजेआई होंगे, पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे जो नॉमिनेट होंगे राज्यसभा के लिए। इससे पहले हालांकि कांग्रेस ने रघुनाथ मिश्रा को किया था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में उतारा था, नॉमिनेट नहीं किया था। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो नॉमिनेट होंगे राष्ट्रपति ने। तो राजनीतिक हल्के में एक भूचाल सी आ गई कि क्या न्याय बिकता है, क्या न्याय किसी के कहने पर और किसी के दबाव में दिया जाता है, क्या राजनीतिक पसोपेश में राजनीतिक और सियासी तौर पर फैसले सुनाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में खड़ा हो रहा है। हमारे साथ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एहतसाम हाशमी जी। सर, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, जो रंजन गोगोई जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फॉर्मर सीजेआई थे, उनको कल राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया। ये पहले मुख्य सीजेआई हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने भी किया था। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष इस वक्त पूरी राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर न्याय पर जो लोगों का विश्वास होता है, समाज के अंतिम पंक्ति में भी जो लोग खड़े होते हैं, उनको ये भरोसा होता है कि ये न्याय का मंदिर है, यहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से अगर देखें तो फिर आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, एक कॉन्सेप्ट है हमारे लीगल जूरिस्प्रूडेंस में कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे कानून में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में और बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जस्टिस गोगोई साहब ने जो ये पोस्ट रिटायरमेंट्स बेनिफिट और राज्यसभा की सीट लेना उन्हें कंसेंट दी है अपनी, ये एक ब्लैक स्पॉट है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे। और मुझे लगता है कि इट विल सेट अप अ रॉन्ग प्रेसिडेंट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम सब लॉयर्स भी और आम जनता ही बहुत इज्जत की नज़रों से देखते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो काला धब्बा हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पे लगा है, वो शायद अब मिटना नामुमकिन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस गोगोई साहब ने ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद, राफेल जैसे अहम फैसलों में अपना जजमेंट इन्होंने लिखा है, और उनके सारे फैसले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेवर में थे। तो मेरा ये मानना है कि रिटायर होने के फौरन बाद इस तरह की पोस्ट उनको ऑफर करना और उसको इनको एक्सेप्ट करना, ये एक करारा तमाचा है उन ऑनेस्ट जजेस के चेहरे पे, जो कि बेचारे रिटायर होने के बाद आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार से कोई भी बेनिफिट लेना पसंद नहीं किया, क्योंकि उनको ये चीज़ प्रूव करनी थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सर्वोपरि है। भारत की न्याय व्यवस्था में हम आम नागरिकों की और वकीलों की जो विश्वास है, उस विश्वास को मुझे लगता है कि जस्टिस गोगोई ने कहीं ना कहीं तोड़ा है। और मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग लॉयर्स हैं और जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जजेस को एज अ गार्जियन देखते हैं, उनकी तरफ देख के वो कानून सीखते हैं। लेकिन ये जो मैसेज जस्टिस गोगोई ने दिया है राज्यसभा की सीट को लेके, इससे एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। और मैं खुद आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2006 में मैंने जब ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना मैंने शुरू किया था, तो मेरे लिए एक वो प्राउड मोमेंट था, मेरे लिए एक सम्मान की बात थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं। लेकिन आज जिस तरह से इनको राज्यसभा की सीट ऑफर की गई है, मुझे शर्म महसूस हो रही है कि मैं इस अदालत में प्रैक्टिस करता हूं। राहुल गांधी बार बार मुद्दे को उठाते रहे, राहुल गांधी क्या पूरा विपक्ष, कि राफेल में गड़बड़ी हुई है, राफेल में घपलेबाजी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। यहाँ तक कि यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहते, उन लोगों ने भी दर्ज किया था याचिका। लेकिन जब फैसला आया तो क्लीन चिट पूरी तरह से मिल गया। अब विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्या न्याय बिकता है, न्यायालय पे लोगों का क्या भरोसा रहेगा? देखिए, आम जनता का और हिंदुस्तान के नागरिकों का न्याय व्यवस्था से, सुप्रीम कोर्ट से विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। जो
जस्टिस गोगोई जैसे जो जजेस हैं, इनकी वजह से न्याय व्यवस्था पे विश्वास उठता जा रहा है। एज ए लॉयर मैं ये जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं। आपने देखा कि एक लॉ इंटर्न ने, लॉ स्टूडेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की एलिगेशन जस्टिस गोगोई के खिलाफ लगाई थी। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी इस तरह की एलिगेशन किसी की तरफ लगती है तो उसको डिसाइड करने का, उसको इन्वेस्टिगेट करने का एक प्रोसेस होता है। लेकिन जब एक ऑनरेबल जज के ऊपर इस तरह की एलिगेशन लगी तो उन्होंने खुद ही उसमें कॉग्निजेंस लेते हुए एक अपनी पसंद की बेंच डिसाइड कर दी और अपने आप को ही क्लीन चिट दे दी। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कीचड़ और इससे रोकूंगा, क्या जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस लगा था, उनके ऊपर जो आरोप लगा था, तो क्या इसके डर से वो फैसला लिख रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है? जी, इस बात को पूरी तरह तो झुटलाया नहीं जा सकता कि वो प्रेशर में होंगे कि उनको गवर्नमेंट थोड़ा सा और सपोर्ट कर दे, इस वजह से उनको शायद क्लीन चिट मिली हो। और ये चीज और भी ज्यादा प्रूफ होती है क्योंकि जो अब रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं कि उन्हें राज्यसभा की सीट ऑफर करी गई है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के वो काफी क्लोज थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 3 पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनकी इंडिपेंडेंसी और इनकी तीनों की काम करने की जो पावर है वो सबसे अलग अलग है। अगर जुडिशरी इस तरह से सरेंडर कर देगी प्रधानमंत्री के सामने या किसी पर्टिकुलर पार्टी के सामने, तो आप न्यायपालिका पे से जो लोगों का विश्वास है वो जरूर उठेगा। और मेरा ये मानना है कि जो एक जज, ऑनरेबल जज होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑनेस्ट जज होता है, वो कभी फैसला किसी सरकार को फेवर करने के लिए या किसी पर्टिकुलर आदमी को फेवर करने के लिए नहीं लेता, वो संविधान के दायरे में रहते हुए फैसला लेता है। लेकिन आप जो अहम फैसले गोगोई साहब ने दिए हैं, अगर उनकी शुरू से आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये चीज पहले से ही सेटल हो चुकी थी कि आप हमारे फेवर में डिसीजन दीजिए और फिर हम आपको राज्यसभा की सीट ऑफर करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये कि बार बार अब बहुत सारे जो बीजेपी के भी नेता है, यशवंत सिन्हा हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं देश के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपील किया रंजन गोगोई से कि आप इस पद को स्वीकार ना करें, आप इसे ठुकरा दें। आप अगर स्वीकार करते हैं तो शायद न्यायिक व्यवस्था जो जुडिशरी सिस्टम है उसके लिए काला धब्बा है। आप, लेकिन रंजन गोगोई ने इसे स्वीकार कर लिया। देखिए, जस्टिस जोसेफ साहब को आप सब जानते हैं, जिनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस रंजन गोगोई ने करी थी, उसमें इन्होंने खुद सवालिया निशान उठाए थे दीपक मिश्रा के ऊपर। जिस सिस्टम के खिलाफ जस्टिस गोगोई लड़ रहे थे, आज वो उसी सिस्टम के साथ रहकर राज्यसभा की सीट ले रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये आप और हम, हमारी हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है कि आप रिटायर होने के 2, 3, 4 महीने के बाद ही आपको इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट राज्यसभा की दे दी गई। और मेरा यह मानना है कि ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। कल को हाईकोर्ट जजेस हैं वो महापौर की कुर्सी सीट के लिए अपना जमीर बेचेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं वो फिर निगम पार्षद की कुर्सी के लिए अपना जमीर बेच सकते हैं। ये तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर देगा। मैं आपको बताऊं कि 17 नवंबर को, आज 17 मार्च है, ठीक 17 नवंबर को जज साहब का रिटायरमेंट हुआ था और 4 महीने पूरे हुए, 4 महीने के बाद गिफ्ट मिला है। पूरी विपक्ष आरोप लगा रही है। और वहीं दूसरी तरफ और भी कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जज साहब ने जो फैसला लिया है, तो आप ओवरऑल कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मेरा ये ओपिनियन है कि जज साहब को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये पद लिया है। तो हमारे जैसे जो लॉयर्स हैं वो भी, अगर जैसे आपको पता है कि मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी लॉयर हूँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, तो भले ही मुझे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, लेकिन मेरा ये एक खुद का जो प्रोसेस है कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस नहीं लूँगा जब तक मुझे या तो गवर्नमेंट हटाना दे, और मुझे 2-3 साल कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करते हैं। मैं आज आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि अरुण जेटली साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर जजेस रिटायरमेंट के फौरन बाद बिना कूलिंग ऑफ पीरियड, जो जिसके पीरियड 2 साल है, कि 2 साल तक आपको अपने जगह पर रहना, उसके बाद कोई पोस्ट अगर आपको ऑफर होती है तो आप ले सकते हैं। तो अरुण जेटली साहब ने भी ये चीज़ बोली थी कि जितने भी जजेस हैं, अगर वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेते हैं तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और ये बीजेपी के लीडर थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मैं बीजेपी के लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि एक बार अपनी मंत्री की भी जो उनका आर्टिकल था उसको एक बार पढ़ें, उसके हिसाब से डिसाइड करें कि जस्टिस गोगोई ने सही किया या गलत किया। अच्छा, जो जज इनके खिलाफ फैसला सुनाते हैं, जैसे जस्टिस एस मुरलीधर का नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में आया है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के 30 सबसे वरिष्ठ जज थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया रातों रात कर दिया जाता है हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ये तो शंका तो पैदा होगा कि आखिर उनकी जो जज खिलाफ फैसला सुनाता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। जस्टिस लोया का भी नाम इस बार आ रहा है बार बार कि चाहे तो लोयल बनो या तो लोया बनो। तो ये आप मतलब क्या लग रहा है कि जुडिशरी के साथ मजाक कुछ हो रहा है? देखिए, ये जुडिशरी का जो स्तंभ है, इंपॉर्टेंट पिलर, उसको धराशाही ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। आप इसका एग्जाम्पल जस्टिस लोया के मामले में देख चुके हैं कि एक ऑनेस्ट जज को, एक ईमानदार जज को
किस तरह अपने रास्ते से हटाया गया उनकी हत्या करके। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जस्टिस मुरलीधर आपके सामने थे, जिनकी ऑनेस्टी के चर्चे और जिनकी लीगल विजडम के चर्चे दुनिया में हर जगह होते हैं, बाहर की कोर्टों में उनका नाम लिया जाता है, लेकिन उनको रातों रात किस तरह से ट्रांसफर किया गया, ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। और उसके बाद आपके पास जो सबसे ज्यादा कालिक भरा एग्जाम्पल आपके सामने आज है कि जस्टिस गोगोई, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट ली है, और मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का पद होता है वो राज्यसभा से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में कितने लॉ पास होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी एक वैल्यू पूरी दुनिया में होती है, पूरे हिंदुस्तान में होती है, हजारों लाखों करोड़ों लॉयर उनको इज्जत की नजर से देखते हैं। मुझे ये लगता है कि आज के बाद जस्टिस गोगोई साहब को आपको इज्जत की नजर से नहीं देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एहतसाम हाशमी जी, जिनका साफ साफ कहना है कि शायद ये हमारे न्यायिक प्रक्रिया के लिए, जो जुडिशरी सिस्टम है उसके लिए एक काला धब्बा है, और लोगों में जो विश्वास, जो एक अटूट रिश्ता होता है, एक अटूट विश्वास होता है कि यहाँ न्याय के मंदिर से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको धब्बा लगा है और एक चोट पहुंची होगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।